हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट किया है। इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ना है। तो हमने कुछ डेली लाइफ की सिचुएशंस ली हैं जिसमें हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली सिचुएशन हमने ली है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो जब हम गर्मी के दिनों में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो क्या होता है कि उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। उसका टेस्ट थोड़ा सा सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि हमारा जो मिल्क है वो ख़राब हो चुका है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो चुका है। वो क्यों होता है? ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस। वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण जो आपका मिल्क है वो आपका ख़राब हो जाता है। और हम बोल सकते हैं कि हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, जो कि एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर हमने लिख रखा है दूसरा, आयरन तवा पेन नेल इज़ लेफ्ट टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब हम आयरन से बने किसी भी आर्टिकल को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करवाते हैं, उसे कुछ समय के लिए बाहर रखते हैं, चाहे वो आयरन से बना तवा हो, पेन हो या नेल हो, नेल का मतलब कोई कील हो, तो उसे हम यदि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करवाते हैं कुछ समय के लिए, तो उस पर एक अनडिज़रेबल लेयर फॉर्मेशन होती है। उस लेयर को हम बोलते हैं रस्ट, जंग लगने लगती है उस पर। तो उसके कारण यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाती है, और वो हमारा एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। फिर हमने लिख रखा है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। तो ग्रेप्स हमारे फर्मेंटेड हो जाते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया आपका चेंज हो जाता है अल्कोहल में। मतलब कार्बोहाइड्रेट से आपका अल्कोहल बन जाता है बाय द एक्शन ऑफ सम ईस्ट एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और ईस्ट के कारण कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल में चेंज होना फर्मेंटेशन कहलाता है। और फर्मेंटेशन किसका हो रहा है? ग्रेप्स का। तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर हमने लिखा है, फूड इज कुक्ड। जब आपके फूड को पकाया जाता है तो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फिर हमने लिख रखा है, फूड इज डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, और ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर। बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे इसे, डाइजेशन ऑफ फूड को। पूरी प्रोसेस हम समझेंगे कि किस तरह से हमारा बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। फिर हमने लिख रखा है, वी रेस्पायर। और रेस्पायर मतलब जब हम सांस लेते हैं, जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है, सांस लेने की क्रिया होती है, वो भी हमारे एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रेस्पिरेशन जो होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हम फूड लेते हैं अंदर, फूड हम अंदर जो लेते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं। ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन देते हैं, जब ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो वो जो आपने फूड लिया है, फूड जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में, उसे जब ऑक्सीजन मिल जाती है, जब आप सांस लेते हैं अंदर, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज 3 चीज़ों में। कौन कौन सी 3 चीज़ों में? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बना लेता है, और एनर्जी आपको दे देता है। तो जो आपका ग्लूकोज होता है रेस्पिरेशन में, उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, C6H12O6। तो ये तो आपका ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज को अगर आप ऑक्सीजन दे दें, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये आप इंटेक करते हैं, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से रिएक्ट करती है और इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है सिंपल सब्सटेंसेज में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से हमें मिलता है वाटर H2O, और साथ ही यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम यूज़ करते हैं एनर्जी को। अब यहाँ पर हम एनर्जी को तो यूज़ कर लेते हैं, और जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसे हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और जो हमारा H2O बनता है हम इसे एक्सक्रीट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये भी हमें चैप्टर 6 के अंदर पढ़ना है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी हम लाइफ प्रोसेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंसेस के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, और उन केमिकल चेंजेस के कारण नए सब्सटेंस बन जाते हैं, और इन नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी हमारे पिछले सब्सटेंसेस जो हमने जिनमें केमिकल चेंजेस आया है उनसे बिल्कुल अलग होती है। तो नए सब्सटेंसेस हमारे बनने की प्रोसेस पुराने सब्सटेंस से, ये कहलाती है केमिकल रिएक्शन। और जो हमारे जो सब्सटेंस जिनमें केमिकल चेंजेस आते हैं वो कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट्स,
और जो हमारे नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन, हमने लिख रखा है केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस, और जिनके अंदर चेंजेस आने वाले हैं उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स अंडरगो केमिकल चेंजेस, ये केमिकल चेंजेस के अंदर जाते हैं या इनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो ये केमिकल चेंज आने के कारण क्या बनाते हैं, नए सब्सटेंस बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो जिनके अंदर केमिकल चेंजेस आने वाला है उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स। अब हम लोगों ने NCERT में दी है हमारी एक्टिविटी 1.1 वो ले रखी है। एक्टिविटी 1.1 का जो सेटअप है आपके सामने लिखा दिया है, यहाँ पर डायग्राम में शो किया है मैंने। आपने एक बर्नर लिया है, इस बर्नर को आपने ऐसे टिल्ट कर रखा है और यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन को आपने टंग यानी कि एक चिमटे की सहायता से इसे पकड़ रखा है। इस टंग की सहायता से आपने एक मैग्नीशियम रिबन को ऐसे होल्ड कर रखा है और आप इसे बर्नर से इसे बर्न करते हैं, आप इसे जलाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ से बर्न होने के बाद आपको यहाँ पर गिरते हुए दिखते हैं, और ये पार्टिकल जो गिरे हैं ये यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं, किस में, वॉच ग्लास में स्टोर हो रहे हैं। और इसके अंदर ये पार्टिकल जो गिरे हैं किसके होते हैं, ये होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या केमिकल रिएक्शन हुई है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या हुआ है, आपने मैग्नीशियम की रिबन ली है, ये वाली मैग्नीशियम रिबन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर बर्न किया है। तो आपकी बर्निंग हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है, तो क्या बन रहा है आपका, नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर आपका बन रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पर जिन सब्सटेंस ने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में वो है हमारे रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम ने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में और ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया, ये हमारे हो जाएंगे रिएक्टेंट्स। और जो बना है फाइनल प्रोडक्ट बना है हमारा रिएक्शन के बाद वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि रिएक्शन के बाद हमारा बना है। तो रिएक्टेंट्स आपके एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट भी आपका एक हो सकता है या दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और वो आपका प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारी रिएक्शन होती है तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है, तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहला देखते हैं चेंज इन स्टेट, कि स्टेट चेंज हो जाती है आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रही है। यहाँ पर मैंने H2 यानी हाइड्रोजन गैस ली है, ये ऑक्सीजन गैस ली है, H2 गैस है और O2 गैस है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2O जो कि लिक्विड होता है। तो मैंने यहाँ पर L लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो आपका चेंज इन स्टेट देखने को मिलेगा। रिएक्टेंट में दोनों गैस थे और दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक लिक्विड बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर चेंज इन स्टेट देखने को मिला है। तो जब आप चेंज इन स्टेट देखते हैं तो आप बोल सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो पहला ऑब्जर्वेशन आप क्या देख सकते हैं, चेंज इन स्टेट। दूसरा आप क्या देख सकते हैं कि जब आपका रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का कलर अलग हो सकता है और प्रोडक्ट का कलर अलग हो सकता है। तो इसके लिए भी आपके पास में एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपके पास में लेड नाइट्रेट है। एक्टिविटी 1.2 में लेड नाइट्रेट को आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है। तो आप जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो कलरलेस सॉल्यूशन था और यहाँ पर आपको येलो कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो चेंज इन कलर भी हमें बताता है कि हमारी रिएक्शन हुई है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, चेंज इन कलर। पहला था हमारा चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या हो सकता है, चेंज इन कलर। तीसरा हमारा हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना किसी रिएक्शन के दौरान। तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 1.3 है जिसमें हमने क्या किया है कि जिंक लिया है और जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ग्रैनुअल्स, उसके ग्रैनुअल्स छोटे छोटे टुकड़े हमने डाल रखे हैं H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। तो क्या देखते हैं हम यहाँ से जो Zn है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ZnSO4 बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। और यहाँ से जो H2 है ये गैस के फॉर्म में इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है। यहाँ से कौन सी गैस निकलती है,
हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो किसी गैस का बाहर निकलना भी हमें बताता है कि कोई रिएक्शन आपकी हुई है। तो क्या ऑब्जर्वेशन हमने देख लिए? 3, चेंज इन स्टेट देखा हमने, चेंज इन कलर भी हो सकता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चौथा चेंज इन टेम्परेचर। आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में चेंज इन टेम्परेचर भी आ सकता है। तो ये कुछ 4 ऑब्जर्वेशंस है जो आपको बताते हैं कि कोई रिएक्शन आपकी हुई है, टेक प्लेस हुई है। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है इन ऑब्जर्वेशन से कि कोई रिएक्शन हुई है। अब हम ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो मैंने केमिकल इक्वेशन लिख रखा है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मैं रिपीट करता हूँ कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर जैसे हमारी एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया था, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यही हमारी रिएक्शन है और हमने इसे रिप्रेजेंट कर रखा है। हमने रिप्रेजेंट किस तरह से कर दिया? मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवाई या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसे बर्न किया, तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, ये कहलाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो क्या होगी केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को? सिंबल्स एंड फॉर्मूला के फॉर्म में। तो जैसे कि हमने मैग्नीशियम लिया है, तो मैग्नीशियम के लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं Mg। और हमने इसकी जो रिएक्शन है किससे करवाई है? ऑक्सीजन से करवाई है। मतलब हमारी जो बर्निंग हुई है, बर्निंग हमने इसे जलाया है, किसकी प्रेजेंस में जलाया है? O2 की प्रेजेंस में। तो जो आपका ऑक्सीजन है वो नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल है? O2 के फॉर्म में। मैग्नीशियम किस फॉर्म में अवेलेबल है? Mg के फॉर्म में। तो जो नेचर में जिस तरह से एग्जिस्ट करता है हम उसी तरह से सिंबल्स और फॉर्मूले ले लेते हैं। तो हमने मैग्नीशियम लिया है और ऑक्सीजन लिया है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये हमने लिख रखा है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं MgO। आप यहाँ पर MgO2 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हैं? उसका एक रीज़न है कि जब आप देखते हैं तो Mg के ऊपर 2+ चार्ज होता है, Mg के ऊपर 2+ चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2-। तो क्रिस क्रॉस रूल करते हैं तो +2 और -2 ये दोनों चार्ज कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है MgO का। क्रिस क्रॉस रूल आप पढ़ेंगे आगे जा करके। तो फॉर्मूला जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है, आप इसे MgO2 नहीं लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यदि इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, ये रिएक्टेंट है हमारे Mg और O2, रिएक्टेंट साइड में Mg है हमारा एक ही एटम Mg का, और यहाँ पर भी है हमारा प्रोडक्ट में एक ही एटम है Mg का। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के 2 एटम है इधर, और इधर हमारा ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो ये जो रिएक्शन है, अभी हम रिएक्शन नहीं, हम इसे इक्वेशन ही बोलेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन ये अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। स्केलेटल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्केलेटल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं इसे। अब हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये रिएक्शन हमारी अनबैलेंस है। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि हम किसी रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए हमें पढ़ना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके बाद हम ले रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करवाना पड़ता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि मास आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं और आप उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed।
मास आपका क्रिएट नहीं होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हर केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना होगा। मास आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, या हम इसे दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स हम ये लिख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स number of atoms the number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction, अब हम इस स्टेटमेंट को और समझते हैं कि ये क्या है कि आपने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी, जो कि हमारा इस रिएक्शन में नहीं हो रहा था। जो हमने अभी रिएक्शन देखी थी Mg + O2 = हमारा बना था MgO। तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर Mg का एक एटम है, यहाँ पर भी Mg का एक ही एटम है। तो Mg बैलेंस है आपका, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का इधर प्रोडक्ट में एक ही एटम है, तो हमारे पास ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। मतलब यहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये वायलेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मास हमारा सेम नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। हर एटम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हमारे अलग अलग आ रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे सेम लाना है हमें। तो इसलिए हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, सभी रिएक्शन हमारी बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वायलेट ना हो। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से किया जाता है। तो हम ले लेते हैं टॉपिक, हाउ टू बैलेंस a chemical reaction। हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है Fe आयरन है, और जब ये रिएक्शन करता है वाटर से तो ये बना लेता है Fe3O4 और प्लस यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये एक रिएक्शन है जो कि अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस क्यों है हम देखते हैं, पहले समझते हैं, एक टेबल बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लेते हैं। इसमें एलिमेंट हमें मिल रहा है Fe मिल रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं, और हमारे पास एक मिल रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिल रहा है हमें, तो ऑक्सीजन हमने लिख लिया है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास 3 ही एलिमेंट है, हमारे पास Fe है, H है हाइड्रोजन है, और O है ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट है। और अब हम रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, और हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड पे। तो हमने एक टेबल बना ली। अब हम समझने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। ये हमने एक टेबल बना ली है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है हमारी, ये रिएक्टेंट्स है हमारे, और ये हमारे हैं प्रोडक्ट्स। हमें देखना है कि रिएक्टेंट साइड में Fe के कितने एटम है। एक एटम है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर Fe के कितने एटम है, यहाँ पर एक ही एटम है Fe का। इधर वाली साइड पर प्रोडक्ट साइड पे Fe के कितने एटम है, 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम Fe के 3 एटम्स हैं हमारे पास में। हाइड्रोजन चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड पे, तो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स, और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स। मतलब आपका हाइड्रोजन जो है बैलेंस लग रहा है, आपको बैलेंस है ये।
ऑक्सीजन लिख लेते हैं हम, ऑक्सीजन का हमारा एक ही एटम है तो यहाँ लिख देते हैं 1 और यहाँ पर हम ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं 4। अब आपकी जो बैलेंसिंग की स्टेप नंबर 1 होती है कि आपको इनके फॉर्मूलों में कोई चेंज नहीं करना है। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है तो आप इसके इन फॉर्मूलों के आसपास एक ऐसा ब्रैकेट लगा दें ताकि हम फॉर्मूले में कोई चेंज ना कर पाएँ। हमने इनके आसपास एक ब्रैकेट लगा दिया ताकि हम फॉर्मूले में कोई चेंज ना कर पाएँ। पहली स्टेप तो हमें ये करना होती है बैलेंसिंग की। दूसरी स्टेप ये होती है कि आपको उस कंपाउंड को उठाना है, उस कंपाउंड को लेना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो। तो हमारे पास Fe3O4 ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। तो हम यहीं से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे तो ये कन्वीनियंट होता है, थोड़ा आसान होता है बैलेंस करना। हम इसमें देखें यहाँ पर तो ऑक्सीजन हमें दिख रही है 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम हैं इस साइड पर प्रोडक्ट साइड में, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे यहाँ पर पहले। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 4। आप यहाँ पर 4 नहीं लगा सकते, बॉक्स के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपको फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं करना है। इसलिए मैंने ऑक्सीजन को 4 बनाना था, ऑक्सीजन के मुझे 4 एटम चाहिए तो मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन में क्या किया है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ऑक्सीजन हो चुकी है 4। तो ऑक्सीजन मेरी हो चुकी है बैलेंस, इधर भी 4 हो गई है इधर भी 4 हो गई है। पर अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन में तो मल्टीप्लाई हुआ ही है, साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, अब इसका मल्टीप्लाई किससे कर दें हम, 4 से। तो यहाँ पर हम 4 से कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन के कितने एटम हो चुके हैं, अब आपके पास 8 हो चुके हैं। रिएक्टेंट साइड में इस तरफ हाइड्रोजन आपके हो चुके हैं 2 4 8 एटम हो चुके हैं। और इधर देखेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स, तो हमें उधर भी 8 बनाने होंगे। किस तरह से हम बना सकते हैं, किसका मल्टीप्लाई कर दें हम, 4 का कर दें यहाँ पर तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर हम अंदर नहीं करेंगे बॉक्स के बाहर हम लगा देते हैं 4। हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, हम लगा देते हैं इसमें यहाँ पर 4, ये हमने 4 लगा दिया ताकि हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो हाइड्रोजन भी आपके दोनों तरफ अब 8 एटम्स हो चुके हैं। अब बच रहा है आपका Fe। तो प्रोडक्ट साइड में Fe कितने हैं आपके 3, और यहाँ पर चेक करेंगे रिएक्टेंट साइड में तो आपका Fe है 1 एटम। तो हम इसे भी 3 बना दें, किस तरह से हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, आप हमने रिएक्टेंट साइड में किसका मल्टीप्लाई किया है 3 का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। तो ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। आप इस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम ये वाली रिएक्शन ले लें। इस वाली रिएक्शन में क्या था हमारा कि हमारे पास कौन कौन से एटम्स कौन कौन से एलिमेंट्स थे, हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। एलिमेंट्स थे हमारे पास मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था। तो मैग्नीशियम लिख दिया हमने और ऑक्सीजन। और रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है वो देखेंगे हम, और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये हमने टेबल बना दी इसकी, हम इसे बैलेंस करते हैं। हमारे पास जो मैग्नीशियम के एटम है रिएक्टेंट साइड में वो एक ही है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। प्रोडक्ट साइड में भी जो हमारा मैग्नीशियम का एटम है वो एक ही है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम बैलेंस लग रहा है हमें। ऑक्सीजन के जो रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है 2, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1। तो हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो किसका इंटू कर दें हम यहाँ पर 2 का, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, हमें तो पहले तो बॉक्स लगाना होगा, उसके बाद हम चेंजेस करेंगे। पहले हमने बॉक्स लगाया, पहली स्टेप ये हो गई हमारी, फिर हम चेंजेस करेंगे। तो हमने क्या किया है, ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई किया है, और किस साइड पे किया है, प्रोडक्ट साइड पे किया है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, हमें बॉक्स के बाहर करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन तो 2 हो ही चुका है, तो ऑक्सीजन तो 2 दोनों तरफ बैलेंस हो भी चुका है, पर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम में भी होगा। तो हमने क्या किया है, प्रोडक्ट में भी कितने का मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 का कर दिया है। तो अब हमारा मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, इधर 2 है इधर 1 है, तो हमें इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर भी हम 2 से कर दें तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी क्या लगा दें, यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगी। तो आप इस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि इन रिएक्शन को पूरी तरह से और इन्फॉर्मेटिव किस तरह से बनाया जा सकता है। जब हम इनकी फिज़िकल स्टेट लिख देते हैं
तो ये रिएक्शन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। तो हमारे पास जो रिएक्शन थी Mg + O2 = MgO, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें लिख रहे हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट के हम सिंबल लिखेंगे। तो हमारे पास में जो रिएक्शन थी, क्या थी हमारे पास रिएक्शन, हमारे पास Mg था और Mg हमारे पास किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। फिर हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी O2 से, तो हम O2 किस फॉर्म में ले रहे थे, गैसियस फॉर्म में। तो हम इनकी फिजिकल स्टेट लिखते जा रहे हैं ताकि रिएक्शन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए। फिर इक्वल टू हम क्या लगा सकते हैं, MgO बना है, MgO आपका बना था सॉलिड फॉर्म में, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, S लिख सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पर मैग्नीशियम था सॉलिड फॉर्म में, तो आपने S लिखा है, और जो ऑक्सीजन था वो गैसियस फॉर्म में था, तो आपने G लिख दिया है। और जो MgO बना है ये भी सॉलिड फॉर्म में बना था, इसे हम बैलेंस कर दें, हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ा हमें और यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ा। तो ये हमारी रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से, हमने फिजिकल स्टेट भी बता दी है। इस तरह से ये पूरी रिएक्शन अब बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो चुकी है, इसमें हमने फिजिकल स्टेट भी बता दी है। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है आप लिख सकते हैं। आपका जो S यूज़ होता है वो सॉलिड के लिए यूज़ होता है, आपका जो G यूज़ होता है ये गैस के लिए यूज़ होता है, और L यूज़ होता है लिक्विड के लिए। आप इसमें AQ भी यूज़ करते हैं। AQ का मतलब होता है एक्वस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जब वाटर सॉल्वेंट होता है तो उस कंडीशन में आप उसके साथ लगा देते हैं एक्वस, AQ। तो एक्वस भी आपको देखने को मिल सकता है रिएक्शन में। हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के साथ पार्ट 2 में।